जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। जी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या है, ये कौन सी स्टेट है। तो ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इनकी डेफिनेट शेप भी होती है और इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास एक सॉलिड है। इसी तरह स्टोन एक सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड्स हैं ये दो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। हाँ जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इनमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होती है। इनमें एक ख़ास पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, एक ख़ास सीक्वेंस जो है वो रिपीट होती है। तो ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट होती है एटम्स की या आयंस की या मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से वो उसमें दो तरह के एटम्स हैं, ए और बी। तो इसमें जो ए बी पैटर्न है ये रिपीट होगा। तो यानी कि एक ख़ास ऑर्डर पाया जा रहा है। ए बी पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये एक ख़ास रेगुलर थ्री डी अरेंजमेंट होती है एटम्स की। एक ख़ास पैटर्न जो है वो इसमें रिपीट होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस का मतलब ही शेपलेस होता है। आपने पढ़ा हुआ है एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस। तो इसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होती। उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, डिसऑर्डरनेस पाया जाता है। सॉलिड्स दैट लैक रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, तो अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो इसमें कोई ख़ास सीक्वेंस रिपीट नहीं होती, कोई ख़ास पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो कोई ख़ास पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होता, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। तो इनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है तो इनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरह क्वार्ट्स, सिलिका, SiO2 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरह सुक्रोज, शुगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड और आयोडीन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि एमॉर्फस में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, चूँकि इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, कोई ख़ास ऑर्डर नहीं पाया जाता, तो लिहाजा इनको ब्रेक करना आसान होता है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सेरामिक्स। अच्छा जी, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो शुगर है इसको तोड़ना मुश्किल, इसको तोड़ना जो है ना वो आसान काम नहीं है, मुश्किल है। सुक्रोज को हम कैसे तोड़ सकते हैं। सेरामिक्स, ये जो जिससे बर्तन बनते हैं, बर्तन जिससे बनते हैं, दैट इज सेरामिक्स। हाँ जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे। एन आइसोट्रॉपिक, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है, अभी हम इसकी बात करेंगे।
अच्छा, बेसिकली यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स है ना, इनमें कुछ जगहों पे एक ऑर्डरनेस पाया जाता है, कुछ जगहों पे मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है कुछ जगहों पे। उन जगहों को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, उन जगहों को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। दे मे हैव स्मॉल ऑर्डरली एरियाज नोन एज क्रिस्टलाइट्स। स्टोन पत्थर बेटा। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड्स को हम एक और नाम देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं, जूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। जैसे कि आपने ये ग्लास के बारे में सुना हुआ है, ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, वो क्यों? अच्छा, ये मेरे पास, ये मैं समझा रहा हूँ कि जब हमने लिक्विड से सॉलिड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। जब हमने लिक्विड से सॉलिड में जाना होता है तो हम कूल करते हैं, यानी कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो जब आपने लिक्विड से सॉलिड में जाना होता है तो मॉलिक्यूल्स को और करीब करना होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड की जो कूलिंग है, अगर आप रैपिड कूलिंग कर दो, मतलब आप एकदम से उसकी कूलिंग कर दो, एकदम से उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दो, रैपिड कूलिंग कर दो, तो रैपिड कूलिंग से क्या होगा, सॉलिड तो बन जाएगा लेकिन उसमें एटम्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा, मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, तो आपने इसको एकदम से कूल कर दिया, तो जब आपने एकदम से कूल किया तो इनको अरेंज होने का टाइम नहीं मिला, तो उनकी इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो इसका मतलब है आपने सुपर कूलिंग की है। तो ये जो सॉलिड हमें बना है, ये सुपर कूलिंग से बना है, इसलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो ग्लास जो है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये जो हमारे पास है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनमें रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। बेटा अभी हमने पूरा सॉलिड पढ़ना है, आप पहले से ही क्वेश्चन कर रहे हो आइस क्या है, किस टाइप में आता है, ये भी हमने टाइप्स पढ़नी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं थ्रू आउट, उनमें थ्रू आउट एक जैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। दे हैव रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थ्रू आउट। जबकि इनमें इर्रेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है थ्रू आउट। हाँ जी, नेक्स्ट, ये इनका शार्प और डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प और डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव शार्प एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि हर सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट। जबकि जो ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनका शार्प और डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव शार्प एंड डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट। जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है जियोमेट्रिकल शेप।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, ऑलवेज हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप एक ख़ास होती है, जैसे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, उसकी शेप क्यूबिक भी हो सकती है, उसकी शेप टेट्रागोनल भी हो सकती है, उसकी शेप ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकती है। शार्प का मतलब होता है हाई और फिक्स्ड। फिक्स्ड हम कहते हैं ना, मैं शार्प 8 PM पे आपके पास आऊँगा। शार्प का मतलब होता है एग्जैक्ट। ऑर्थोरोम्बिक, अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट अगेन शार्प होता है और फिक्स्ड होता है। शार्प एंड फिक्स्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सिमेट्री की। अच्छा, अब ये जो मेरे पास एक क्यूबिकल सॉलिड है, मेरे पास एक क्रिस्टल है क्यूब शेप का। अच्छा, अभी हम आगे जाके भी बात करेंगे। बेसिकली इस जो ये जो क्रिस्टल होता है इसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, मतलब ये जो मेरे पास है इसको मैं लेंथ कह रहा हूँ, ये ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो एक तो ये मेरे पास लेंथ होती है, एक मेरे पास ये हाइट है, इसको मैं कह रहा हूँ बी। तो अगर ये बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है, और ये भी बी है। इसी तरह मेरे पास एक डेप्थ है, तो इसको मैं कह रहा हूँ सी। तो ये सी है, ये भी सी है, तो ये भी सी है और ये भी सी है। तो बेसिकली एक क्रिस्टल के 3 एजेस होते हैं, ठीक है, ए बी सी। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जी एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। लोग अब मैं करने क्या लगाऊं, मैं ना इस क्रिस्टल को अगर 90 डिग्री पे रोटेट करवा दूं तो क्या होगा। अगर मैं इस क्रिस्टल को 90 डिग्री पे रोटेट करवा दूं तो ये जो ए ऊपर था ये ए इधर आ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये ए जो है ये इधर आ गया क्योंकि मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया। अच्छा, मैंने फिर इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो फिर ये इधर आ गया। मैंने इसको फिर 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो फिर ए इधर आ गया। अच्छा, मैंने इसको फिर 90 डिग्री पे रोटेट करवा दिया तो 90 ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये। तो फिर ए जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो टोटल हमने कितना रोटेट किया, टोटल हमने रोटेट किया 360 डिग्री। तो जब हमने 360 डिग्री रोटेट किया तो वो जो एज था, वो जो एज ए था वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करो तो अगर उसके एजेस और फेसेस या एंगल्स रिपीट हो तो इसका मतलब उसमें सिमेट्री पाई जाती है। सो repetition of faces, edges and angles upon 360 degree rotation of a crystal, that is known as symmetry. अच्छा, अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास सिमेट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सिमेट्री के। सबसे पहले है जी प्लेन ऑफ सिमेट्री।
जी, सबसे पहले है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये मेरे पास एक प्लेन है। तो ये इसका वो प्लेन है जिसमें इस प्लेन के अबाउट ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस प्लेन के इधर भी हाफ है और इस प्लेन के इस तरफ भी हाफ है। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, और दूसरी जो हमारे पास एलिमेंट है सिमेट्री की, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो नाम से ज़ाहिर है जिस एक्सिस पे हम उसको रोटेट करवा रहे थे वो उसका एक्सिस होगा, और ऑब्वियसली वो बिल्कुल सेंटर में होगा। उसका एक्सिस जो है वो हमारे पास बिल्कुल उस क्रिस्टल का बिल्कुल सेंटर होगा। उस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करवा रहे थे, दैट इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और बिल्कुल एक क्रिस्टल का सेंटर होगा, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बिल्कुल इस क्यूब का बिल्कुल एक सेंटर होगा, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सिमेट्री के तीन एलिमेंट्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। जी, क्रिस्टल की आदत क्या होती है? कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जो हमेशा क्यूबिकल शेप में ही ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं जो हमेशा ऑर्थोरोम्बिक की फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो यानी कि एक क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो कर रहा है ये उसकी आदत है, मतलब वो हमेशा इसी शेप में ग्रो करेगा। तो एक क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो करता है ये उसकी हैबिट है। अ शेप इन विच ए क्रिस्टल a shape in which a crystal usually grows is called habit of a crystal. अच्छा, अब हम इसकी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम एक क्रिस्टल की शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम उसमें अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दें, कोई और इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो हम उस क्रिस्टल की हैबिट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। कैन बी चेंज्ड बाय एडिंग द इम्प्योरिटी। अच्छा, जैसे कि NaCl की जो यूजुअली शेप होती है वो क्यूबिकल होती है। नॉर्मली NaCl किस शेप में ग्रो करता है? क्यूबिकल। लेकिन अगर हम इस NaCl में 10% यूरिया ऐड कर दें, अगर हम इस NaCl में 10% यूरिया ऐड कर दें, तो यूरिया इसके लिए इम्प्योरिटी है, तो अब ये नीडल लाइक शेप में आ जाएगा, यानी कि अब ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये क्यूबिकल नहीं होगा। तो इसकी शेप चेंज होगी, इसकी क्या चेंज होगी? इसकी हैबिट चेंज होगी। इसी तरह जो हमारे पास टिन है, टिन की शेप होती है टेट्रागोनल, तो ये टिन की हैबिट है। इसी तरह हमारे पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की जो हैबिट है वो हेक्सागोनल है। जी, तो ये आपको याद होनी चाहिए शेप्स। तो ये था जी हमारे पास हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एन आइसोट्रॉपी की। एन आइसोट्रॉपी, जी हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं ग्रेफाइट की। ये मेरे पास है जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? बेसिकली एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। ये एक कार्बन है, ये फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसी तरह जो अगला कार्बन है वो भी फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो यानी कि हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है।
तो हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, पर ये जो कार्बन है इन्होंने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब इनका एक बॉन्ड खाली है, यानी कि इनका एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो ये ग्रेफाइट की एक लेयर है हमारे पास। इसी तरह ये ग्रेफाइट की दूसरी लेयर है, इसमें भी एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। तो इसमें भी हर कार्बन, ये जो कार्बन है इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो अब ये जो है ये ग्रेफाइट की एक लेयर बन गई और ये ग्रेफाइट की दूसरी लेयर बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट लेयर्स बन गई। तो इसका मतलब है कि ग्रेफाइट में कार्बन की लेयर्स होती हैं। तो ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब इन लेयर के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो डॉटेड में मैंने लिखे हैं, इन लेयर्स के दरमियान हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हमें पता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन ये कैसे फ्लो कर सकते हैं? ये हमेशा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पैरेलल टू द लेयर्स मूव कर सकते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल टू द लेयर्स फ्लो कर सकते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर टू द लेयर फ्लो कर सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर टू द लेयर फ्लो कर सकते हैं? नो, ये सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स फ्लो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स में ये गुड कंडक्टर हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अगर आप इसको परपेंडिकुलर कर दोगे, आप ये कह रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो अगर परपेंडिकुलर कर दूं टू द लेयर्स तो वो बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन अगर हम इनकी कंडक्शन करवाएं पैरेलल टू द लेयर्स तो ये गुड कंडक्टर होंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती हैं उनको हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसका मतलब है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती हैं उनको हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। और इस फिनोमेना को हम एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। तो ये वो बात है जो हमने शुरू में लिखी थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। They can vary from direction to direction. These properties are called anisotropic properties. और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एनाइसोट्रॉपिक हैं? थर्मल एक्सपेंशन,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्लेवेज, और उसके बाद है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये थी जी हमारे पास एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेवेज प्लेन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लेवेज प्लेन्स। क्लेवेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। या बायो में भी पढ़ते हो, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज क्लेवेज। तो लेट से ये जो है, ये मेरे पास एक क्लेवेज प्लेन है। ये वो प्लेन है जिस पे वो क्रिस्टल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्लेन पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो ये दो लेयर्स जो है ये स्लिप कर जाएंगी। तो ये एक अलग हाफ बन जाएगा और ये एक अलग हाफ बन जाएगा। तो इस तरह इसको हम कहते हैं क्लेवेज प्लेन। द ब्रेकिंग ऑफ बिगर क्रिस्टल्स। तो पहले ये बड़ा क्रिस्टल था, अब हमने इसको तोड़ के दो छोटे क्रिस्टल्स बना दिए, तो इसको हम कहेंगे द ब्रेकिंग ऑफ the breaking of bigger crystals into smaller crystals by applying pressure is called cleavage। तो वो जो क्रिस्टल है वो किसी खास प्लेन में जो है ना वो डिवाइड होता है, तो लिहाजा ये भी एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी खास डायरेक्शन पे वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, या उसको हम तोड़ के छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलवेज ब्रेक अलोंग definite planes। It is an isotropic property। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है जी? आइसो का मतलब तो सबको आता है। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो इसमें दो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करें तो इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। द प्रोसेस in which two or more different elements or compounds exist in same crystalline shape is called isomorphism। और वो एक दूसरे की क्या होंगे? वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होंगे।
and the substances are known as isomorphs of each other. अच्छा, अब आइसोमॉर्फ्स की फॉलोइंग आइसोमॉर्फ्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? Isomorphs have following properties. सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनमें सेम रेशो होगी एटम्स की. दे हैव सेम रेशो ऑफ एटम्स. दे हैव सेम रेशो ऑफ एटम्स. जैसे कि मेरे पास जैसे कि हमारे पास है NaCl और MgO. ये दोनों एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही शेप में एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिकल. क्यों? क्योंकि इनमें एटम्स की रेशो सेम है. इसमें एक इसका एटम है और एक इसका एटम है, तो इसमें भी ऐसा ही है, एक इसका एटम है और एक इसका एटम है. इसी तरह NaNO3 और CaCO3, ये दोनों जो हैं ये ट्राइगोनल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ट्राइगोनल. तो इसमें एटम्स की रेशो जो है वो एक जैसी है. एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन. इसमें भी एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन. इसी तरह जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही क्रिस्टलाइन शेप में, ऑर्थोरोम्बिक में, और इसमें रेशो सेम है. 1 जिंक 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 1 निकल 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन. इसी तरह हमारे पास है डायमंड. हाँ जी, डायमंड जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है, और दूसरा है हमारे पास आयरन. इन दोनों की फॉर्म है हमारे पास क्यूबिक. तो ये कार्बन की फॉर्म और ये आयरन है. इसी तरह हमारे पास जो है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है. ग्रेफाइट हेक्सागोनल है और जिंक भी हेक्सागोनल है. ये कार्बन और ये जिंक. अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये आपने याद रखना है. आइसोमॉर्फ्स की दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. Their chemical and physical properties are इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास पोलीमॉर्फिज्म. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की.
पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोसेस इन विच सेम कंपाउंड is present in more than one crystalline form। तो इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, और वो पॉलीमॉर्फ्स होंगे एक दूसरे के। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, तो AgNO3 एक कंपाउंड है, तो ये हमारे पास ट्राइगोनल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्थोरोम्बिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ट्राइगोनल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्थोरोम्बिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह KNO3 जो है ये अगेन ट्राइगोनल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्थोरोम्बिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, पॉलीमॉर्फ्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? Polymorphs have following properties. हाँ जी, इनकी चूंकि ये एक ही कंपाउंड है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चूंकि कंपाउंड एक ही है तो लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक ही होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और दूसरा, ये एक ही कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू सेम कंपाउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एलोट्रॉपी। जी, एलोट्रॉपी पॉलीमॉर्फिज्म से मिलता जुलता ही है, बस ये एलिमेंट के लिए है, वो कंपाउंड के लिए था और ये एलिमेंट के लिए है। जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो दैट इज एलोट्रॉपी, और उन फॉर्म्स को हम कहेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। The process in which an element is present in more than one crystalline form जैसे कि कार्बन जो है वो हमारे पास डायमंड की फॉर्म में भी है, और डायमंड की जो शेप होती है दैट इज क्यूबिकल, और डायमंड जो है वो हमारे पास कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है और ये होता है हेक्सागोनल। इसी तरह जो हमारे पास टिन है वो हमारे पास ग्रे टिन भी होता है, और ग्रे टिन जो है ये क्यूबिकल होता है। और हमारे पास वाइट टिन भी है, वाइट टिन जो है
वो टेट्रागोनल है। इसी तरह सल्फर जो है हमारे पास, सल्फर रोम्बिक सल्फर भी है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी है, और एक प्लास्टिक सल्फर भी होता है, लेकिन वो एमॉर्फस फॉर्म है। प्लास्टिक जो है ना, इसकी एमॉर्फस फॉर्म है। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास एक नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, और दूसरा ऑक्सीजन का है O3 ओजोन। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड है जी हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि एलोट्रॉपी से रिलेट कर रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है किसी ख़ास टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब कार्बन की सॉरी सल्फर की रोम्बिक फॉर्म मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है किसी ख़ास टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं सल्फ़र की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास सल्फ़र S8 की फॉर्म में होता है। सल्फ़र S8 है रोम्बिक, और मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ जी, ये मेरे पास है टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चेंज हो रहा है सल्फ़र 8 मोनोक्लिनिक में। तो अगर तो टेम्परेचर 95.5 से कम है तो वो रोम्बिक सल्फ़र एग्जिस्ट करेगा। यानी कि रोम्बिक सल्फ़र कब एग्जिस्ट करेगा? जब टेम्परेचर लेस देन 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर टेम्परेचर 95.5 से ज़्यादा हो जाए तो ये मोनोक्लिनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमारे पास टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही है तो इस टेम्परेचर पे ये दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये हमारे पास था ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर at which two crystalline forms of same substance exist in equilibrium the temperature at which two crystalline forms of same substance exist in equilibrium with each other is called transition temperature. ठीक है बच्चों, तो ये थी जी हमारे पास प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है, आइसोमॉर्फिज्म डिपेंड्स अपॉन isomorphism depends upon chemical nature of atoms, number of atoms, way of combination of atoms,
ऑल ऑफ दीज, और ईटा है बोथ बी एंड सी। हाँ जी, आइसोमॉर्फिज्म किस पे डिपेंड करता है? जी, हमने कहा कि आइसोमॉर्फिज्म कब होती है? जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, और दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे और उनके दरमियान रेशो भी सेम होगी। ये 1:1:3 है, ये भी 1:1:3 है। यानी कि एटम्स की केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता, एटम्स की केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पे तो डिपेंड करता है, और वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह आपस में मिल रहे हैं, क्या उनके दरमियान जो मिलने की रेशो है वो एक जैसी है। तो यस, वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है। राइट आंसर इज एटा बोथ बी एंड सी। ठीक है बच्चों, तो ये था जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।